चलिए एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 18 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे 18 दिसंबर के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के लिए, दिसंबर 2024 में लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल किसके द्वारा पेश किया गया? तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल हाल ही में देखिए इसे लोकसभा में पेश किया गया है। भारत के जो लॉ मिनिस्टर है सेंट्रल, अर्जुन राम मेघवाल, भारत के यूनियन लॉ मिनिस्टर के पद पर हैं वर्तमान में। ठीक है, तो इनके द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में हाल ही में प्रेजेंट किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, वन नेशन वन इलेक्शन बिल के बारे में पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं कि बिल क्या है। पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन हैं उनको एक साथ कंडक्ट करवाना एक ही टाइम पर, और इसके अलावा जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं जैसे पंचायतों के चुनाव, नगरीय निकायों के चुनाव, इनको भी साथ ही साथ 100 डेज के अंदर कंडक्ट कराना, ताकि देश में जो रिसोर्सेस है उन पर बार बार प्रेशर ना आए, धन की बचत हो, देश में बार बार जो सरकारी मशीनरी का यूज किया जाता है इलेक्शन में वो कम हो सके। तो इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। ठीक है ना, दो बिल एक्चुअल में यहां पर लाए गए हैं, दो महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश किए गए यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। कौन कौन से? तो एक हैगा संविधान विधेयक 2024, 129वां अमेंडमेंट एक्ट है ये। ठीक है, भारतीय संविधान में 129वां अमेंडमेंट बिल हम इसको बोलेंगे, 129th अमेंडमेंट बिल, और यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग से प्रावधान करने पड़ेंगे, तो इसके लिए जो बिल लाया गया है उसे यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल का नाम दिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल 2024 का उद्देश्य है भारत में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज सभी इलेक्शन एक साथ करवाए जा सकें। देखिए बिल में स्पेशली जो यूनियन टेरिटरीज है उनके लिए जो बिल लाया गया वहां पर जो संशोधन होंगे, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एक्ट 1962, इसकी धारा 5 में चेंजेस होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 दिल्ली विधानसभा की बात करता है, इसकी धारा 5 में चेंज होगा। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की धारा 17 में, इनमें चेंजेस किए जाने हैं ताकि लोकसभा और स्टेट की जो विधानसभाएं हैं उनके साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज के भी चुनाव कंडक्ट करवाए जा सके। इसके अलावा जो मेन बिल है 129th अमेंडमेंट बिल, अगर ये पास हो जाता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 107th अमेंडमेंट एक्ट के रूप में शामिल किया जाएगा। 129वां अमेंडमेंट बिल है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अगर ये पास हो जाता है तो 107वां संविधान संशोधन अधिनियम बनेगा। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया था। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब जो लाया गया है 129वां संविधान संशोधन बिल है, पास हो जाता है तो 107वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा, है ना। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जा सकेंगे देश में। तो एक ही समय पर पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जा सके। अगर इन केस बीच में किसी भी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो ऐसे केस में उस राज्य में मध्यावधि चुनाव तो होगा, लेकिन वो जो विधानसभा आएगी वो कंटिन्यू करेगी केवल तब तक जब तक लोकसभा का कार्यकाल, मतलब इलेक्शन के 5 साल पूरे नहीं हो जाते। अगर मिड में भी चुनाव हो गया तो शुरू से 5 साल का टाइम पीरियड गिना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी विधानसभा आई 5 साल के लिए, 2 साल में वो डिसॉल्व हो गई और बीच में चुनाव हुए। अब जो नई विधानसभा आएगी वो आगे 3 साल ही कंटिन्यू करेगी। इससे क्या होगा, लोकसभा के कार्यकाल तक विधानसभाओं का भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा एक ही टाइम पीरियड में। अब जो संविधान में संशोधन होंगे उनमें क्या होगा,
सबसे पहला एक एक्ट ऐड होगा 82 में सब क्लॉज ए। पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं की चुनाव एक साथ करवाने के लिए 82 का सब क्लॉज ए ऐड किया जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट होगा आर्टिकल 83 में, जो कि बात करता है लोकसभा के कार्यकाल की। तो पार्लियामेंट का जो टेन्योर है स्पेशली लोकसभा का, वो 5 साल का होगा। यह कार्यकाल एक डेट डिसाइड कर दी जाएगी इलेक्शन के बाद, जब भी पास हो जाएगा उसके बाद, और उस डेट से सभी विधानसभाएं और लोकसभाएं 5 साल तक कंटिन्यू करेगी, है ना। और 5 साल मतलब एक फिक्स शेड्यूल डेट होगी, बाद में डिसाइड की जाएगी, और वो 5 साल के टाइम पीरियड में लोकसभा और विधानसभाएं कंटिन्यू करेगी। इसके अलावा अमेंडमेंट किया जाएगा आर्टिकल 172 विधानसभाओं के कार्यकाल में। स्टेट लेजिस्लेचर का जो कार्यकाल है वो लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही मर्ज किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होते ही सभी स्टेट लेजिस्लेचर का कार्यकाल भी अपने आप खत्म हो जाएगा। इनके बाद आता है आर्टिकल 327, संसद की शक्ति यहां पर बढ़ाई जाएगी। संसद को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शन है उनसे संबंधित जो भी प्रोसेस है और प्रावधान है वो बनाने का जो राइट्स है, जो पावर है, वो पार्लियामेंट के पास आएगा। ठीक है, इससे चुनावों को एक समान और एक साथ कराने की कानूनी व्यवस्था की जा सकेगी। एक लीगल सिस्टम इसके लिए बनाया जा सकेगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये कुछ आर्टिकल्स है जिसमें संशोधन होगा, और एक आर्टिकल है जो कि नया ऐड होगा। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाने वाला है, भेज दिया होगा इसे आज। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो विधेयक है, एक्चुअल में इसके लिए लास्ट ईयर 2023 में कमेटी बनाई गई थी, अगर आपको याद हो तो। रामनाथ कोविंद कमेटी, यही रामनाथ कोविंद कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी मार्च 2024 में। अपनी सिफारिशें इन्होंने सौंपी थी द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की प्रेसिडेंट है। कुछ महीने पहले ही सेंट्रल कैबिनेट ने मंजूरी दी थी वन नेशन वन इलेक्शन को, और अब इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने चंबल, कालीसिंध और पार्वती, ये पार्वती है, सही कर लेना, पार्वती नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की है। चंबल, कालीसिंध और पार्वती नदी जोड़ो परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल और उसकी सहायक नदियां है कालीसिंध और पार्वती। इन तीनों की मतलब मेन नदी और जो ट्रिब्यूटरीज है उनके संबंध में नदी जोड़ो परियोजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के मध्य में। आंसर भी हो जाएगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानापाव से निकलती है, इंदौर जिले में महू तहसील आती है, वहां से निकलकर एमपी से होते हुए राजस्थान जाती है, और फिर एक बार फिर से मध्य प्रदेश के उत्तरी एरिया में जो बुंदेलखंड का पठार है वहां पर एंटर होती है मध्य भारत के पठार में, और वहां से होते हुए जाती है सीधा यूपी के बाद यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी की सहायक नदियों में कालीसिंध और पार्वती देखने को मिलती है। चंबल का बहाव क्षेत्र हमको मध्य प्रदेश के उत्तर में जो चंबल के बीहड़ है ना, भिंड मुरैना क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो चंबल और उसकी सहायक नदी है कालीसिंध और पार्वती नदी। इन तीनों नदियों के संबंध में नदी जोड़ो परियोजना है। इसे हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने, है ना, इस परियोजना का शुरुआत की है, और यह परियोजना एमपी और राजस्थान के मध्य में देखने को मिलती है। पहले भी मैं आपको यह बता चुका था दिसंबर 2024 में। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने इस नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की। इसकी टोटल लागत 72,000 करोड़ रुपए है। दोनों राज्यों के मध्य में जो पेमेंट है वो बियर किया जाएगा। मध्य प्रदेश 35,000 करोड़ रुपए यहां पर खर्च करेगा, और राजस्थान 37,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। दोनों ही राज्यों में संयुक्त रूप से ऑलमोस्ट 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी, और 50 लाख से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मिलेगा। पूरी राजस्थान और एमपी में मिलाकर इस परियोजना के तहत 21 डैम तैयार किए जाने वाले हैं, बनाए जाने वाले हैं। तो चंबल, कालीसिंध और पार्वती नदी जोड़ो परियोजना एमपी और राजस्थान की एक संयुक्त नदी परियोजना है ना। भारत में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन चंबल नदी में देखने को मिलता है, यह भी याद रखना। उद्गम एमपी के
इंदौर जिले में महू तहसील के जानापाव से होता है। डन। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं फ्रेंड्स। आप सभी के लिए बहुत ही यूनिक यहां पर एक ऑफर लेकर आया हूं मैं। देखिए, आप सभी के लिए ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चन सीरीज यहां पर मैं लेकर आया हूं। यहां पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस को और इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए ये 1000 क्वेश्चन सीरीज जो है ज्योग्राफी की, ये बहुत ही हेल्प करेगी। जहां पर आपको देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आंसर पीडीएफ को ज्वाइन करना है, जहां पर आपको केवल क्वेश्चन और आंसर चाहिए, आप प्रैक्टिस करें और आंसर देख पाएं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं 29 रुपीज में। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए हर क्वेश्चन का, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं 39 रुपीज में। यहां पर और एड ऑन करते हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी आपके लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे ही विथ एक्सप्लेनेशन, और इसके साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन लेक्चर भी मिल जाएंगे साहू सर के 49 रुपीज में। और इसमें अगर हम एक्सप्लेनेशन वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे 59 रुपीज में। और इसमें और एड ऑन करें तो अगर आप प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन करना चाहते हैं इन्हीं के साथ, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकें, आप प्रैक्टिस सेट लगा पाएं, तो फिर आप इसे फाइनली 69 रुपीज में पूरा जो बल्कि आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको क्वेश्चन आंसर पीडीएफ मिल जाएगी, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन लेक्चर मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज आपके लिए टेस्ट भी अवेलेबल है और प्रैक्टिस टेस्ट भी आप इजीली लगा पाएंगे। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। आज ही इस कोर्स को आपके लिए लिस्ट किया गया है, तो कुछ भी अपडेशन है वो आपके एक वीक के अंदर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, सारे अपडेशन हो जाएंगे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, कोई भी हर्डल आता है, तो नीचे हेल्पलाइन नंबर रहता है आपके लिए, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी यहाँ पर हेल्प कर देगी, मदद कर देगी। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। 1000 क्वेश्चन सीरीज है ज्योग्राफी की। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिसंबर 2024 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता जोधैया बाई का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो यहां पर जोधैया बाई की बात करें तो इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2023 में। आपको पता है एग्जाम में 2 साल के करंट अफेयर नॉर्मली पूछ लिए जाते, तो यहां पर निधन हुआ है 2024 में दिसंबर में, और 2023 में पद्मश्री दिया गया था जोधैया बाई को। बेगा कलाकार है, बेगा पेंटिंग की बहुत ही फेमस कलाकार है जोधैया बाई। मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करती है। कहां से? एमपी से। 2023 में इन्हें दिया गया था कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड। अब इनका हाल ही में निधन हो गया। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। जोधैया बाई बेगा कला, जो बेगा पेंटिंग है उसकी कलाकार है। ठीक है, पद्मश्री कब दिया गया था? 2023 में। अपनी कला के लिए या अपनी कला से जो बेगा आदिवासी कला है उसको एक अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है जोधैया बाई को। भारतीय परंपरा, इनकी जो पेंटिंग है बेगा पेंटिंग, उसमें भारतीय जो कल्चर है उसको दर्शाया गया है। जो भारतीय पुराणों में जो कथाएं हैं भगवान की, उनको प्रदर्शित किया जाता है। भगवान शिव, पार्वती, या फिर जो नेचर होता है, जैसे जीव होते हैं जंगल में, उनसे संबंधित यहां पर पेंटिंग देखने को मिलती है बेगा कला के रूप में। तो इसकी बहुत ही फेमस कलाकार थी जोधैया बाई, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बेगा जनजाति की ही कलाकार है, इसलिए इन्हें याद रखिएगा। एमपी के पर्टिकुलर उमरिया जिले से बिलोंग करती थी, बेगा जनजाति से संबंधित। 2023 में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें पद्मश्री दिया गया था, और इसके अलावा नारी शक्ति सम्मान भी 2022 में दिया जा चुका है उस वक्त के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। किसे? जोधैया बाई को। मध्य प्रदेश राज्य से बेगा पेंटिंग या चित्रकला की कलाकार 2023 में पद्मश्री प्राप्त। हाल ही में इनका निधन हो गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 105वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 105वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है मालडोवा, जो कि एक यूरोपीय देश है। मालडोवा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी बात करें,
सोलर एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में पूरे वर्ल्ड में बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और फ्रांस इन दो देशों ने मिलकर 2015 में एक संगठन बनाया था और यह है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर 2015 में इसे बनाया है। इसका जो हेडक्वार्टर है ना, हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिलता है इंडिया में। कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके मध्य के जो देश है ना, वो सदस्य देश के रूप में जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा से संपन्न देश है। तो हाल ही में 105वीं मेंबर कंट्री बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, मालडोवा। अगर हम मैप पर देखेंगे तो आपको यहां पर एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा, मालडोवा, यूरोप में। यूक्रेन पूर्व में, यूक्रेन और पश्चिम में रोमानिया अपनी सीमा साझा करता है मालडोवा से, ठीक है। जिसकी ये सेम अगर आप बड़ा मैप देखेंगे तो पश्चिम में है रोमानिया और पूर्व में है यूक्रेन। इसकी कैपिटल है चिसिनाउ, मालडोवा की कैपिटल है। तो दिसंबर 2024 में मालडोवा 105वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। वैसे लास्ट मंथ एक बार मैंने आपको यह पढ़ाया था, 21 नवंबर 2024 को आर्मेनिया 104वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में लास्ट मंथ। और अब 105वीं मेंबर कंट्री कौन बनी? ये बनी मालडोवा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस उद्देश्य क्या है आपको पता चल गया है ना। स्थापना 2015 में हुई थी, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर की। हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिलता है। वर्तमान में इसके अगर हम डायरेक्टर जनरल देखें तो ये अजय माथुर है, लेकिन नए डायरेक्टर जनरल का इलेक्शन हो चुका है, चुनाव हो चुका है। अब नए डायरेक्टर जनरल बनेंगे आशीष खन्ना। हालांकि ये अपना पद संभालेंगे मार्च 2025 से, तो मार्च 2025 तक डायरेक्टर जनरल रहेंगे अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, ठीक है। सदस्य देशों के मध्य में सोलर एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में बढ़ावा देना, इस सेक्टर में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्य उद्देश्य है। इसकी 100वीं सदस्य कंट्री बनी थी पराग्वे, ये क्वेश्चन आ सकता है। 101वां सदस्य देश बना था भारत का पड़ोसी देश नेपाल। 102वां सदस्य देश था एंटीगुआ और बारबूडा। 103वां सदस्य देश था सीरिया और 104वीं मेंबर कंट्री अभी मैंने आपको बताया आर्मेनिया। और अब 105वां सदस्य देश कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? ये बना है मालडोवा, ठीक है। आगे आ जाए। दिसंबर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग होप टेक 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो हाल ही में दिसंबर 2024 में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है जिसका नाम है सहयोग होप टेक 2024। इसका आयोजन किया गया इंडिया और वियतनाम की आर्मी के मध्य में। इंडिया और वियतनाम की आर्मी के मध्य में सहयोग होप टेक 2024 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। आयोजन कहां हुआ? तो इसका आयोजन किया गया है केरल के कोच्चि में, इंडिया और वियतनाम की सेना के मध्य में, केरल के कोच्चि तट पर। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो इंडिया और वियतनाम के जो तटरक्षक बल हैं स्पेशली, और जो आर्मी है ना, कोस्ट गार्ड और आर्मी, इनके मध्य में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है ना। आर्मी को पार्टली इसमें इंक्लूड किया गया है और जो कोस्ट गार्ड है उनके मध्य में स्पेशली इसका आयोजन किया गया था। तो नाम क्या दिया गया? इससे नाम दिया गया सहयोग होपटेक 2024 एक्सरसाइज। किसके मध्य में? इंडिया और वियतनाम के मध्य में, ठीक है। दोनों देशों के कोस्ट गार्ड के बीच में एफिशिएंसी और सपोर्ट को बढ़ावा देना, एक दूसरे के अभियानों और एक दूसरे की क्षमताओं को समझना, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना दोनों देशों के मध्य में मुख्य उद्देश्य। इंडिया और वियतनाम के मध्य में अदर जो वॉर एक्सरसाइज आयोजित की जाती है उसमें बहुत ही फेमस है विनबैक्स। एक आर्मी एक्सरसाइज से सैन्य अभ्यास है विनबैक्स। इंडिया और वियतनाम के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। दिसंबर 2024 में किस यूरोपीय देश ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया है? तो यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड, इसने हाल ही में इंडिया से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया।
देखिए क्या होता है, एक पॉलिसी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेड से संबंधित, कि भाई अगर कोई दो देश ट्रेड कर रहे हैं ना, तो वो ट्रेड करें लेकिन वो ऐसी स्थिति पैदा नहीं करेंगे कि किसी और देश के साथ भेदभाव हो, है ना। अन्य देश की तुलना में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो समान व्यापारिक सुविधाएं होती है जो हर देशों के साथ शेयर होती है वो होती रहना चाहिए। उसके बाद भी कुछ देश अगर फ्रेंड्स बनते हैं, कुछ आपस की डील होती है, तो इन चीजों का हार्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ प्रिविलेजेस देना चाहते हैं, प्रिविलेज देना चाहते हैं, कुछ लाभ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन फेयर होना चाहिए। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था स्विट्जरलैंड की तरफ से इंडिया को। यह एक व्यापारिक विशेषाधिकार है, ध्यान रखना। डब्ल्यूटीओ की जो ट्रेड पॉलिसी है, जो ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके तहत ही मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जा सकता है, कुछ लाभ मिल जाते, लेकिन यह कहीं भी डब्ल्यूटीओ की पॉलिसीज को प्रतिरोध नहीं करता। डब्ल्यूटीओ की पॉलिसीज जो है ट्रेड को लेकर, उनका तिरस्कार नहीं करता है। अब क्या मोस्ट फेवर्ड नेशन इंडिया था अभी तक, लेकिन अब जो स्विट्जरलैंड ने यह दर्जा छीना है ना इंडिया से, वो भारत की सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण छीना। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, पिछले साल नेस्ले कंपनी के मामले में एक वर्डिक्ट दिया था कि भैया डीटीएए भारत के साथ तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक इनकम टैक्स एक्ट के तहत डीटीएए को नोटिफाई नहीं किया जाएगा, तब तक डीटीएए को लागू नहीं किया जा सकता। अब स्विट्जरलैंड ने ये जो इंडिया को दर्जा दिया था ना, वो एक्चुअल में डीटीएए के तहत ही दिया था। अब ये क्या है, तो इसे कहा जाता है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसी के तहत इंडिया को स्विट्जरलैंड ने दिया था मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया पहले तो डीटीएए को आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई करो इंडिया में, जो कि नहीं है, तो अब स्विट्जरलैंड क्या करे, उसने दर्जा वापस ले लिया। इससे होगा क्या, जो भारतीय कंपनियां हैं जो कि स्विट्जरलैंड में बिजनेस करती है, अब उनको 10% तक ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि पहले प्रिविलेज मिल जाता था, लाभ मिल जाते थे, छूट मिल जाती थी। अब देखो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है, इसको समझो। दो देशों के बीच में एक समझौता है, होता क्या है, जो डबल टैक्सेशन है उससे बचाता है। दो देशों में जो बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट करने वाले जो व्यक्ति हैं, कंपनियां हैं, उनको टैक्स में रिलीफ मिल जाता है। दो देशों के मध्य में टैक्स चोरी को रोकना और जो टैक्स की पॉलिसीज होती है उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए डीटीएए को लागू किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया जब तक इसको आप टैक्स एक्ट के अंतर्गत नहीं लाएंगे तब तक इसको देश में लागू नहीं किया जा सकता। तो स्विट्जरलैंड ने हमारा जो दर्जा था नॉर्मली मोस्ट फेवर्ड नेशन का, उसको हाल ही में वापस ले लिया। ठीक है, इन फ्यूचर लागू होता है तो बात की बात है, पर अभी वापस ले लिया। दिसंबर 2024 में गूगल इंडिया के लिए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो गूगल इंडिया के लिए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है दिसंबर 2024 में प्रीति लोबाना को। गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर है प्रीति लोबाना, और इसके अलावा ये गूगल इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रीति लोबाना। इनके पहले संजय गुप्ता गूगल के हेड थे, कंट्री मैनेजर थे और वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनका पद खत्म होने के बाद प्रीति लोबाना ने इनकी जगह ली है। अब भारत में नॉर्मली गूगल की ओर से गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रीति लोबाना काम करेगी। गूगल की बात करें तो आपको पता है मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है गूगल। 1988 में इसकी स्थापना की थी सेर्गेई ब्रिन और लेरी प्रेज ने मिलकर। ठीक है, हेडक्वार्टर देखने को मिलता है यूएसए के कैलिफोर्निया में, और वर्तमान में गूगल के सीईओ के पद पर एक इंडियन है। कौन? सुंदर पिचै, है ना। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, कमेंट में आंसर करना। आगे आएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में स्विफ्ट सिटी को विकसित करने की घोषणा की है? स्विफ्ट सिटी, इसे विकसित करने की घोषणा की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। कर्नाटक गवर्नमेंट अपने यहां पर
स्विफ्ट सिटी को विकसित करेगी। क्या है? तो देखिए, एक स्विफ्ट जो वर्ड है ना, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म देखो, स्टार्टअप, वर्क स्पेस, इनोवेशन, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी। इसे शॉर्ट में कहा जाता है स्विफ्ट सिटी, है ना। उद्देश्य क्या है? तो किसी भी राज्य में नॉर्मली क्या होता है, स्टार्टअप के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना, जहां पर स्टार्टअप हो, वर्क प्लेस अवेलेबल हो, इनोवेशन के लिए उनको फंडिंग दी जा सके, टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की जा सके, तो ऑल ओवर एक इकोसिस्टम तैयार होता है स्टार्टअप्स के लिए। इसे शॉर्ट में नाम दिया गया है स्विफ्ट सिटी, है ना। तो इसे डेवलप करने की घोषणा की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। वैसे इसके पहले भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने सितंबर 2024 में क्वीन सिटी को डेवलप करने की घोषणा की थी। अब क्वीन सिटी क्या है? तो नॉलेज, वेलबींग एंड इनोवेशन सिटी, इसे शॉर्ट में कहा जाता है क्वीन सिटी। तो इसको विकसित करने की भी घोषणा 2024 में किसने की? कर्नाटक गवर्नमेंट ने, है ना। आगे आ जाए। गगनयान मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन किस संगठन ने विकसित किया है? तो गगनयान मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, इसे डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है इसरो को, क्योंकि गगनयान मिशन किसका है? इसरो का है ना। गगनयान मिशन में 2025 तक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन अनाउंस किया गया था। मानव को भेजा जाना था, अंतरिक्ष में भेजा जाना है। अभी मिशन 2025 तक की घोषणा की गई थी, हो सकता है आगे बढ़ जाए, पर मानव युक्त मिशन को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, यान को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, ठीक है। तो इसरो का ये प्रोजेक्ट है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। इसने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को विकसित किया है और इसका परीक्षण किया है हाल ही में सफलतापूर्वक तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, है ना, भारत के गगनयान मिशन के लिए ही इसे विकसित किया गया है। यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि क्रायोजेनिक इंजन क्या है। एक रॉकेट इंजन है। क्या होता है कि रॉकेट को धक्का देने के लिए नॉर्मली इस इंजन को स्पेशली विकसित किया जाता है। ठंडे ईंधन का यूज किया जाता है, जैसे तरल हाइड्रोजन या फिर लिक्विड ऑक्सीजन, है ना। इसको ईंधन के रूप में यूज किया जाता है और इंजन रॉकेट को स्पेस की ओर भेजने के लिए आवश्यक थ्रस्ट उत्पन्न करता है, इसीलिए यूज किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन को, है ना। थ्रस्ट मतलब एक धक्का देना, एक शक्ति देना, ताकि रॉकेट या फिर जो एयरक्राफ्ट है उसको ऊपर की ओर उड़ाया जा सके। तो इंजन का नाम क्या है? जो क्रायोजेनिक इंजन है, याद रखना, CE-20 एक क्रायोजेनिक इंजन है जिसे हाल ही में इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। आगे आ जाएं, आगे बढ़िए। भारत के किस राज्य में एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम खोला गया है? तो एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम यह खोला गया है मध्य प्रदेश राज्य में। आंसर हो जाएगा आंसर ए। कहां खोला गया म्यूजियम? मध्य प्रदेश में। देखिए, दिसंबर 2024 में भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया। यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने विकसित किया है इस म्यूजियम को। 2 गैलरीज यहां पर बनाई गई है अलग अलग पार्ट में। एक गैलरी में अर्थ की जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिन है, जो डेवलपमेंट है, पृथ्वी कैसे बनी करोड़ों वर्षों में, उसके बारे में जानकारी दर्शाई गई है, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और दूसरी गैलरी में नॉर्मली ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। मानव विकास कैसे हुआ, ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे आगे बढ़ा, उसके डेवलपमेंट के बारे में दूसरी गैलरी में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का पहला फर्स्ट नेशनल जियो साइंस म्यूजियम का हाल ही में इनॉग्रेशन किया किसने? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। डन। यहां पर हमने 18 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझ लिया। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। फटाफट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए, दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो उस्ताद जाकिर हुसैन कब दिया गया था पद्म विभूषण?
2023 में। निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2024 का विजेता रही है? तो यह रही है मुंबई। फाइनल में इसने एमपी की टीम को हराया है। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस स्थान पर स्थापित किया गया? देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है तमिलनाडु के चेन्नई में। आगे आ जाएं। निम्न में से किस टीम को हराकर भारत ने विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता? तो इंडिया ने चाइना को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। भारत के किस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह प्रोजेक्ट है श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट, अयोध्या। निम्न में से कौन सा 38th नेशनल गेम्स का मैस्कॉट या शुभंकर है? तो यह है मोनाल। केंद्र सरकार ने इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो यह है जलवाहक स्कीम, आंसर बी। कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रेड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो यह बना है कौन? ब्रिटेन। कल समझाया था इसके बारे में। पूर्व फुटबॉलर मिखाइल कावेलाशविली किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए? तो यह प्रेसिडेंट बने हैं जॉर्जिया के। फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया के सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होने वाले पहले इंडियन की बात करें तो यह बने हैं राजीव मेहता, आंसर बी। डन। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। आंसर ले ले। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कल के सेशन में ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, काफी पूछा जाता है एग्जाम में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक 105वीं रैंक है। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। शोम्पेन जनजाति भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में निवास करती है? तो शोम्पेन जनजाति देखने को मिलती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, यूनियन टेरिटरी। इस साल सुर्खियों में भी थी 2024 में, क्योंकि पहली बार इन्होंने लोकसभा इलेक्शन में अपने मतदान का यूज किया था। शोम्पेन जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार ऑलमोस्ट 229 शोम्पेन जनजाति के लोग अंडमान निकोबार पर हैं। विलुप्त होने वाली है जनजाति, अगर संरक्षण नहीं किया गया तो विलुप्त हो जाएगी। तो कहां देखने को मिलती है? अंडमान निकोबार पर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन के हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपको दिए थे, आंसर ले लिया। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए आप सभी के लिए। इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला क्वेश्चन। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? और पहला G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तीनों ही क्वेश्चन को आंसर कीजिए कमेंट में। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में। 1000 ज्योग्राफी की जो आपकी MCQ सीरीज है उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के MCQ सीरीज को। चलिए कल मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।